सबसे पहले हमेशा की तरह हम उस परमात्मा की याद करें। आज याद करने का तरीका ये है कि वो हमारा रूहानी पिता है, ऐसा मानते हुए। अक्सर देखने में आता है, एक लौकिक पिता होता है, एक अलौकिक पिता होता है। लौकिक पिता शरीरधारी है, अलौकिक पिता एनर्जी के रूप में आत्मिक स्वरूप है। जिस प्रकार एक लौ से दूसरी लौ का जन्म हो जाता है, उसी प्रकार से सूर्य से महासूर्य की तरफ जाए तो किरणों के माध्यम से देखें तो हम सब लोग उस लोक, परम लोक की लोक के समान हैं। तो उस परम पिता परमात्मा का आज फादर्स डे के रूप में मनाते हैं, तो वो तो लौकिक मनाते हैं ना सारा संसार। कितनी विडंबना है कि पूरे साल में एक दिन याद करने का मिलता है पिताजी को, जो लौकिक है, जिसकी वजह से धरती पर जन्म हुआ। और जो अलौकिक है उसको याद करना तो बहुत लंबा काम हो गया। तो इस प्रक्रिया में हम दोबारा से भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो सबका अभिनंदन है आज की मीटिंग में, और 1 मिनट का हम उसी परमपिता परमात्मा की याद में बैठते हुए अपने आप को याद करते हैं कि हम एक एनर्जी लो के रूप में, एनर्जी किरण के रूप में हैं। नाउ स्टार्ट। ओके, सभी सम्मानित सदस्य जो आज की मीटिंग में ज्वाइन किए हुए हैं, तहे दिल से शुक्रिया और मुबारकबाद वर्ल्ड फादर्स डे के ऊपर, जो दुनिया मना रही है आज फादर्स डे। 365 दिनों में से एक दिन पिता के लिए। कौन से पिता के लिए? जिसकी वजह से धरती पर हम आए। परंतु ये शरीर की यात्रा कुछ समय की यात्रा है। इसके अतिरिक्त जो आत्मा है, हम आत्माओं का पिता भी है, रूहानी पिता, परम पिता परमात्मा जो सुप्रीम है, जहाँ से आकर के शरीर में हमने प्रवेश किया, इसको सभी सोल या आत्मा, रूह कहते हैं। तो उनका भी हमें तहे दिल से शुक्रिया करना चाहिए। और विडंबना की बात है, साल में एक दिन आता है, क्यों नहीं हम सारे लाइफ का हर क्षण उस परमपिता परमात्मा की याद में बिताएं। तो इस पिता की जो याद है ऑटोमेटिकली आ जाएगी। उस पिता की याद करेंगे तो ये पिता की याद आसानी से आ जाएगी। और आज की मीटिंग को और अच्छा बनाने के लिए हमारे पास कुछ विशेष बातें ग्रहों से संबंधित है, वास्तव में ज्योतिष के साथ जुड़ी बात है। तो पहली बात तो ये कहना चाहूँगा, सूर्य ग्रह जो है, इसका हमारे जीवन में कौन से साल में विशेष असर होता है? प्रारंभिक अवस्था तक, पहले चरण में, यानी प्रौढ़ावस्था से पहले। तो 22वां साल जो होता है, 22 ईयर्स, 22nd ईयर्स, ये सूर्य ग्रह का होता है। तो अगर सूर्य ग्रह कुंडली में बहुत अच्छा है, अपनी कंफर्टेबल अवस्था के अंदर है, तो 22वें साल से उसके जीवन में बहुत तेजी से एक अच्छे माहौल की प्राप्ति होती है।
तो पढ़ाई कर रहा होता है तो उसमें अच्छे नंबर आते हैं, मनपसंद जॉब मिल सकता है, मनपसंद डिग्री की तरफ बढ़ सकता है, मनपसंद एडमिशन मिल सकता है उसको सूर्य की वजह से। और चूंकि सरकारी तंत्र से जुड़ा होता है तो कुछ लोगों की नौकरी भी लग जाती है। अब चंद्रमा का जो साल है वो 24th ईयर है, 24वां साल, 22वां सूर्य का, 24वां चंद्रमा का। तो जनरली पढ़ाई पूरी हो जाती है 24वें साल तक। अगर चंद्रमा प्लेनेट का कंफर्टेबल पोजीशन में है तो उसकी जॉब भी लग जाती है 24 तक पहुंचते पहुंचते। जितना चंद्रमा की पोजीशन कंफर्टेबल है, अनुकूल है, उतना उसको 24वें साल में लाभ मिलता है। मंगल ग्रह की बात करें तो मंगल ग्रह 13वां साल और 15वां साल, ये पॉजिटिव और नेगेटिव की बात कर रहा हूँ। पॉजिटिव है तो 13वें साल में असर करता है, और नेगेटिव है तो 15वें साल में करता है। और एक खास बात जो पीरियड है उसका 28वें साल से लेके 32वें साल तक का पीरियड भी मंगल के क्षेत्र में आता है। जो लोग मांगलिक है उनका मंगल का जो प्रभाव है 28 से 32 तक रहता है। इस दौरान पूरे संसार की गतिविधियों से अवगत करा देता है उनको, स्ट्रगलफुल लाइफ ले लेता है। अगर उनका मंगल कंफर्टेबल होने के साथ में किसी शुभ ग्रहों से दृष्ट है तो उसको राहत बहुत मिलती है, नहीं तो ये पीरियड बड़ा असामान्य से बीतता है, अच्छा नहीं बीतता है, परेशान हो जाता है आदमी 28वें साल से 32वें साल इन जनरल। इसके बाद बुध ग्रह की बात करें, उसका पीरियड होता है 34th ईयर, 34वां साल बुध ग्रह का होता है। बुध ग्रह कुंडलियों में जनरली अच्छा होता है तो 34वें साल के बाद उसके भाग्योदय में इंप्रूवमेंट होती है और उसका जीवन सफल हो जाता है। गुरु ग्रह का जो पीरियड होता है वो 16वां साल होता है। मान लो गुरु ग्रह अच्छा है कुंडली में और उसके गुरु की दशा शुरू हो गई तो वहां से उसका भाग्योदय हो जाएगा और जीवन जो है वहां से इतना तेजी से इंप्रूवमेंट करेगा कि उसको पता भी नहीं हुआ क्या, क्योंकि इतनी समझ नहीं होती, मैच्योरिटी नहीं होती, फिर भी दशाएं मिल जाती है तो छोटी उम्र में लोग एमएलए एमपी मिनिस्टर बन जाते हैं। 16 से शुरू होकर के आगामी जो 16 साल होते हैं उसके अंदर कभी भी। फिर शुक्र ग्रह की बात आती है, शुक्र ग्रह 25वां साल होता है। यहाँ एक खास बात बताना चाहूँगा, शुक्र ग्रह के साथ अगर सूर्य ग्रह का कॉम्बिनेशन हो कुंडलियों में तो 25वें साल में शादी नहीं करनी चाहिए, कोई पार्टनरशिप वाला कार्य भी नहीं करना चाहिए। 25th ईयर में अगर करते हैं तो वो रिपीट होता है, गड़बड़ होती है, खराब होता है, वो चला जाएगा, हट जाएगा। फिर आता है शनि ग्रह। अब शनि ग्रह का जो पीरियड है वो 36वां साल है, टर्निंग पॉइंट जिंदगी का। ये अमूमन मेजोरिटी जनसंख्या में होता है, 36वें साल से टर्न ओवर होता है जिंदगी का उसका, तो वहां से एक जिंदगी अलग चलती है। अब डिपेंड करता है कि शनि ग्रह की पोजीशन उस वक्त क्या थी कुंडली में, उसके हिसाब से उसका टर्निंग पॉइंट का रोल शुरू होता है। इन जनरल देखने में ही आता है। राहु का पीरियड होता है 42 ईयर, यानी 42nd ईयर, और केतु का होता है 48th ईयर। अब ये 8 तो 48 तक का एक चरण पूरा होता है जिसमें व्यक्ति किसी का मकान नहीं बनता तो 48 तक बन जाएगा, किसी का मकान 42 में बन जाएगा, किसी का 36 के बाद बनेगा, और किसी का मैरिज नहीं होती, मैरिज 30वें साल में होती है, 32वें में होती है, किसी की औलाद नहीं होती, किसी का सब कुछ है परंतु पति पत्नी के दाम्पत्य जीवन में परेशानी है। अच्छा, एक बात और भी देखने में आई है, 48 ईयर जो होता है वो एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे संभावना रहती है जो कुछ उसने प्राप्त किया है वो एक बार गवा देवे। तो 48 से लेकर 49 से लेकर के और 56 का जो पीरियड है, ये पीरियड वो है, अधिकांश लोग इस चपेट में आते हैं, जो कुछ संसार से कमाया होता है वो गंवाने की पूरी जो है गलती कर बैठते हैं कहीं ना कहीं।
डिपेंड करता है हॉरोस्कोप में किस प्रकार की प्लेनेटरी पोजीशन है। लेडीज को जब भी पीरियड शुरू होते हैं 13-14 साल की अवस्था में, तो मंगल की पोजीशन के आधार पर होते हैं। मंगल की पोजीशन अगर कंफर्टेबल है, साउंड है, तो 13 ईयर्स में शुरू हो जाते हैं, अदरवाइज 15 में हो जाते हैं। और तो जब भी शुरू होते हैं उसके बाद इसका जो एंड पॉइंट है वो है 29th ईयर 7 मंथ, अप्रोक्सीमेट 30 साल, यानी शुरुआत जिस ईयर में हुई 30 साल जोड़ लीजिए, वह मेनोपॉज हो जाएगा। और पीरियोडिकल में जब चलते हैं 28 दिनों के सर्कल में, तो चंद्रमा और मंगल के कॉम्बिनेशन से पता लगता है किन दिनों में क्या क्या हुआ। ये बहुत गहरे विषय हैं, इसको हम इजीली ले सकते हैं, समझने के लिए बता रहा हूँ। सूर्य शुक्र इकट्ठे बैठे हैं किसी भी कुंडली में, 25 साल में शादी नहीं करनी चाहिए, ना कोई पार्टनरशिप में कार्य करना चाहिए। मांगलिक लोग हैं तो उनके लिए 28 साल से 32 साल तक विशेष ध्यान रखना पड़ेगा जीवन का, क्योंकि ये उनके ऐसे समय का निर्धारण होता है जिसमें उनको पता ही नहीं होता हो क्या रहा है, परंतु रिजल्टेंट जो है 32 के बाद पता लगता है। आज हमारा विषय एक और भी था, कर्म और संबंध। तो शनि ग्रह को कर्म से जोड़ते हैं, जितने भी वर्ल्डली कार्मिक कार्य हो रहे हैं सारे शनि ग्रह के अधिकार क्षेत्र में है। शनि को न्याय का कारक बताया गया है, और संबंध जितने भी हैं वो सारे मंगल ग्रह से जुड़े होते हैं। अब मंगल पॉजिटिव है तो संबंध बहुत ज़्यादा होंगे, अच्छे होंगे। मंगल नेगेटिव है तो संबंध जो है उसी रूप के अंदर नेगेटिव और साथ में कमज़ोर होंगे। मंगल छोटे बहन भाइयों को, छोटे भाइयों को बताता है, तो छोटे भाइयों के साथ संबंध आपके कैसे हैं, तो मंगल की पोजीशन के आधार पर तय होता है। और गुरु ग्रह जो होता है वो बड़े भाई को कारक होता है, गुरु से होता है, पिता से, बड़े बुजुर्गों से हो जाता है। तो आज बात करें कर्म प्लस संबंध। तो संबंध तो हो गए मंगल से, कर्म हो गए शनि ग्रह से। अब अपनी हॉरोस्कोप में आप देखेंगे कि शनि मंगल इकट्ठे हैं या आसपास हैं, 30 डिग्री की रेंज में हैं, या आस्पेक्ट हो रहे हैं, किसी रूप में नक्षत्र में भी हैं, संबंधित बन रहे हैं, तो वो व्यक्ति हमेशा कुछ ना कुछ करता रहेगा, फ्री नहीं बैठ सकता वो। तो जितने भी टेक्नोक्रेट्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, या जितने भी साइंस से जुड़े लोग होते हैं, अधिकतर इनके अंदर फ्री नहीं बैठ पाते, कुछ ना कुछ करते रहेंगे। अब करते क्या रहेंगे, उसके लिए देखना होगा कि जुपिटर का कितना रोल है। अगर जुपिटर अच्छा है तो टीचिंग लाइन में चले जाएंगे, पढ़ाएंगे समाज को, कुछ ऐसा योगदान देंगे। चंद्रमा उनके साथ फेवर में आ गया तो उनकी स्पीड जो है यात्राओं की बढ़ जाएगी, यात्राएं बहुत करेंगे। शुक्र ग्रह का कॉम्बिनेशन अगर हो गया तो वो आप जैसे ये कह सकते हैं कवि सम्मेलन बन गए, कवि सम्मेलन में चले गए, कवि सम्मेलन से जुड़ गए, कलाकार हो जाते हैं। और अगर सूर्य से जुड़ जाते हैं तो सरकारी कार्यों के अंदर उनका रोल स्पेशल हो जाता है, स्पेशल ऑफिसर बन जाते हैं, स्पेशल वर्कर बन जाते हैं। राहु के साथ जुड़ जाते हैं तो फिर वो समाज के लिए एक अपराधीकरण वाला रोल पैदा करते हैं। केतु के साथ जुड़ जाते हैं तो सन्यासी बन जाते हैं, गुफाओं में कंदराओं में अलग बैठे होते हैं। ये सारा जो खेल ग्रहों का कुंडली से किस प्रकार की डेस्टिनी हम लेके आए हैं उसको निर्धारण वहाँ से लगता है। 70% ये बातें सही होती हैं लगभग, और 30% हमारे पास पूरी शक्ति है, हमारा विल पावर है, हमारी चॉइस है। हम इस डेस्टिनी को प्लस माइनस कुछ ना कुछ हल्का सा अच्छा बना करके या ख़राब करने में मदद कर सकते हैं। इन जनरल डेस्टिनी को अच्छा करने का प्रयास करना, सात्विकता में रह करके, आध्यात्मिकता जीवन जी करके संभावना ज़्यादा बनती है। बाकी अनुभव के ऊपर आधार पर ये बातें सब आ जाती हैं। और वर्तमान में कल रात के रात्रि से शनि ग्रह वक्री हुआ है। तो पिछली मीटिंग में मोनिता बहन जी ने एक क्वेश्चन किया था कि शनि वक्री का क्या मीनिंग निकलता, तो बताया था। तो कल रात से हुआ है और ये 4 नवंबर 2023 तक रहेगा।
तो आप इसको ऐसे महसूस करिए, ऑब्जर्व करिए, क्योंकि अभी तक ऑब्जर्व नहीं किया होगा, आप करिए कि इस पीरियड में आपके पुराने रुके हुए कार्य पूरे हो रहे हैं, या नए कार्य रुक रहे हैं, या कार्यों में कोई नई पेचीदगियाँ पैदा हो रही हैं, या कार्य जितने सोचे थे उससे अच्छे हो रहे हैं, शीघ्रता से हो रहे हैं, या उनके अंदर कोई कमी ऐसी आ रही है कि लंबित होकर के उनको टाल मटोल हो रही है, या बिल्कुल ही ख़त्म हो गए हैं। ये ऑब्जर्वेशन का बिंदु है, सबका अपना अपना, और उसी के आधार पर अपनी कुंडली को आप पढ़ सकते हैं। तो ब्लेम किसी पे ना लगाते हुए अपने आप को ही चेक करने की बात बार बार आती है। तो इन सब के ऊपर हमारी विल पावर बड़ी अपना रोल अदा करती है। आप इनको स्वीकार कर लेते हैं, तो डेस्टिनी को मान लेते हैं, और अध्यात्म में रह करके समर्पित भाव से जीवन जीते हैं, तो यकीनन हर पल शांत और हर पल प्योरीफाई हो तरीके से बीतेगा। बीच में एक बात आ रही है कि फादर्स डे के ऊपर, तो फादर्स डे जो हम लौकिक पिता से बात करते हैं, जिनका शरीरधारी पिता है हमारा, जिसकी वजह से हम आए हैं, बायोलॉजिकल फादर है, इसको फिजिकल फादर भी बोलेंगे। एक मेटाफिजिकल फादर जो रूहानी शक्ति, जो हमारे जिसके वंश हम हैं, वंशज हम हैं, उसके पास अथाह सागर हर चीज़ों का, जो सूक्ष्म है शक्तियों का। जो शारीरिक पिता है उसके पास धन दौलत होएगी जो संसार से इकट्ठी की होगी, वो जब दुनिया छोड़ के जाएगा तो हमें गिफ्ट में दे जाएगा। उसकी सीमाएं हैं, उसकी लिमिटेशंस हैं, वो क्षय होंगी ही होंगी, वो स्थायी नहीं है, और जितना मर्जी हो जाए वो पर्याप्त नहीं रह पाती। अंतोगत्वा हमें लगता है कुछ और होना चाहिए। परंतु जो रूहानियत पिता की बात की जा रही है, अलौकिक पिता, परमपिता परमात्मा, जिसके हम वंशज हैं, उसके पास खजाने अनलिमिटेड हैं, सागर के समान हैं। जैसे पीस, शांति का सागर, आप याद करें आप शांत हो जाएंगे। प्यार का सागर, आप याद करें लवफुल हो जाएंगे। आनंद का सागर, आप याद करिए एनर्जी ऊपर उठेगी, आप आनंदित हो जाएंगे। पवित्रता का सागर, प्योरिटी, आप याद करेंगे प्योरिटी से चले जाएंगे। खुशी का सागर, यानी जितनी भी सूक्ष्म शक्तियां हैं उन सब का वो अनलिमिटेड सोर्स है। तो हमें आज संकल्प लेना है कि लौकिक पिता को याद करें, अच्छी बात, करते भी हैं, ना भी कर पाए तो इसमें कोई खास बात नहीं, पर पारलौकिक पिता, परम पिता परमात्मा, जिसका हम वंशज हैं, या यूँ कह लें कुछ ध्यान साधना की अवस्था के बाद में हमें ऐसा महसूस होता है कि हम एक ही हैं, तो उसको याद करने का संकल्प है। साथ में खुद को, यानी मैं जो बार बार कहता हूँ, समय के पास बैठिए, समय को याद करिए, समय से चिंतन में रहिए, तो परमात्मा को याद करना बात एक ही है, क्योंकि आत्मिक रूप में हम उनसे वंश में हैं और हम सब जुड़े हुए हैं आपस में। तो आत्मा को याद करना मतलब उसके साथ जुड़ना, इसका मीनिंग ये हो जाता है। अब जो कुछ डिटेल मैंने बताई है, इसके आधार पर कोई मन में क्वेश्चन आपके आया हो, कोई जानकारी लेनी हो तो फिर चलिए, नहीं तो फिर एक और क्वेश्चन रवि भाई साहब जी का था परिस्थितियों के ऊपर, उस पर चर्चा करेंगे। आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन हो तो आप बात कर सकते हैं। सबका स्वागत है, जो भी संकोच रहित होकर बात करे। जय श्री जी, आप बताइए। अनम्यूट करिए, बात करिए। जी भाई जी, जैसे बहुत सारे हमारी जो कुंडली बनती है
हमारी जो कुंडली बनती है उसमें बहुत सारे घरों में ऐसे लिखते हैं ना कि इस शनि के साथ में बृहस्पति है, बृहस्पति के साथ में ये ग्रह है तो इसलिए ये मतलब नुकसान हो रहा है, या ये अच्छा नहीं है या कमजोर है, उसके साथ में दूसरा ग्रह जुड़ेगा तो अच्छा हो जाएगा। तो वो जो कॉम्बिनेशन है ग्रहों का, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिएगा। और जैसे 8वां ग्रह घर है, 5वां ग्रह घर है, उस पे ये होना चाहिए। 12वें घर में 8 नंबर क्या कौन सा ग्रह होता है तो मांगलिक हो जाते हैं। तो इस टाइप ये सब चीजें हमको अभी समझ में नहीं आई है। आप नोट कर लीजिए, मैं बोल देता हूँ। पहली जी। बात तो ये है कि जब भी कॉम्बिनेशन वाला अभी अब चैप्टर लेंगे, अभी शुरू नहीं किया आपने, पहले ले एडवांस में ले लिया, कोई बात नहीं। आपके मन की इस जी। जो जिज्ञासा है इसको मैं शॉर्ट में करने का जी। प्रयास करता हूँ, फिर जब डिटेल लेंगे तो और आगे बढ़ाएंगे। जी। जब भी दो ग्रह होते हैं तो उनकी एनर्जी अलग अलग होती है। जैसे आपने शनि और गुरु की बात की, तो इसी पे चर्चा करते हैं। शनि 19 साल का समय होता है, बृहस्पति के पास 16 साल का समय होता है जब महादशा लगती है। और वैसे अगर बच्चे के ज़िंदगी में देखें तो शनि ग्रह 36वें साल में अपना असर ज़्यादा दिखाता है, 36 ईयर में, और बृहस्पति ग्रह 16 ईयर के अंदर अपना ज़्यादा असर दिखाता है। घर के अंदर माहौल अगर ब्राह्मणों वाला है, यानी धार्मिक सात्विक है, आध्यात्मिक है, तो जुपिटर का रोल बड़ा पावरफुल हो जाएगा, वो 30% ऐड हो जाएंगे। और अगर नहीं है तो वो 30 लेस हो जाएंगे 70 में से। अब शनि की बात करते हैं तो शनि की एनर्जी होती है, चूंकि ये सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाता है 30 साल में लगाता है, 30 ईयर्स के अंदर, यानी कि 360 डिग्री को वो 30 साल में पार करता है। लगभग 2.5 साल एक राशि पर 30 डिग्री को क्रॉस करने में 2.5 साल का समय लेता है। शनि की 7.5 बोलते हैं, इसका मतलब होता है 7.5 साल, 2.5 साल के 3 चरण। उनके अलग अलग मीनिंग होते हैं। जब ये ग्रह बृहस्पति से जुड़कर किसी भी कॉलम में बैठा हो, किसी भी घर के अंदर बैठा हो, भाव में बैठा हो, वहां पे मोटे तौर पे तो हम ग्रहों की बात कर रहे होते हैं, पर मैं बीच में एक लाइन और बोल देता हूँ। सिवाय बृहस्पति के किसी, सिवाय सूर्य ग्रह के किसी भी ग्रह में कोई रोशनी, लाइट नहीं है। तो सारा दुनिया जो है ज्योतिष शास्त्र ग्रहों के पीछे पड़ा हुआ है, जबकि सूर्य को छोड़ करके किसी में भी लाइट नहीं है। और जहाँ लाइट है, अगर आप रात को गौर से देखें आकाश पटल को, सूर्य के छिपने के बाद तो चंद्रमा दिखाई दे सकता है। जैसे आज अमावस्या, तो वो भी नहीं दिखाई देगा। चंद्रमा पृथ्वी का एक हिस्सा है, इसको हम उपग्रह मान सकते हैं, परंतु जो बाकी ग्रह हैं उनमें कहीं लाइट नहीं दिखती। अब लाइट किस में है फिर? तो जो रात को तारे दिखाई देते हैं ना, स्टार्स, आज तक किसी व्यक्ति विशेष ने, किसी विधि से, किसी ऋषि मुनि ने, किसी ने जिसने जन्म लिया हुआ है, आज तक इन तारों को कोई गिन नहीं सका। ये ऐसे ही बात है जैसे हमारी सिर के अंदर बाल कितने हैं हमारे शरीर पर, वैसे ही गिनना हो गया। तो ये तारे जो है 30 डिग्री के सेगमेंट पर, 30 डिग्री के सेगमेंट, 360 डिग्री टोटल है ना, तो 12 खानों में डिवाइड करेंगे तो 30 डिग्री का सेगमेंट आएगा। इस 30 डिग्री के सेगमेंट के अंदर जितने तारे आ जाएं वो एक नक्षत्र माना जाता है, नहीं वो राशि माना जाता है, एक राशि मानी जाती है। अब इस 30 डिग्री के एंगल में या पूरा 360 डिग्री के चरण को देखें तो इसको 27 से डिवाइड कर देंगे तो 13 मिनट और 40 सेकंड, 13 डिग्री और 40 मिनट का एक सेगमेंट मिलेगा हमें। वो एक नक्षत्र होता है। तो उस नक्षत्र में जितने तारे आ जाते हैं वो अपना रोल अदा करते हैं। लाइट वहां से मिल रही है, यानी लाइट जो है, एनर्जी जो है, वो उन तारों से आ रही है। ग्रह उससे आगे, चूंकि वो बहुत दूर है तारे, और एक एक तारा जो है सूर्य से कई गुना बड़ा है, ये याद रखने की बात है। अब आप देखिए, आप सोच के देखिए, एक एक तारा जो रात को चमक रहा है सूर्य से कई गुना बड़ा है। तो अंदाजा लगा लीजिए भी ये जो तारे कैसे, कहाँ फैले हुए होंगे।
और उनकी लाइट जब आ रही है 30 डिग्री 40 मिनट के सेगमेंट से एक नक्षत्र के माध्यम से, जब कोई प्लेनेट उसके आगे से गुजरता है, क्रॉस होता है, क्योंकि वो सूर्य तो पहले है, सूर्य के बाद में ग्रह घूम रहे हैं, उसके बाद पटल है वो, तो उन तारे के रास्ते में जो ग्रह रास्ता काट रहे हैं, तो ट्रांजिट बोलते हैं, गोचरीय प्रभाव बोलते हैं, वो जा रहे हैं, तो वो अपने लाइट के अंदर उस ग्रहों के जो वायुमंडल है उसकी रश्मियां वायुमंडल से क्रॉस करके परावर्तित होकर के फिर सूर्य की स्थिति उसके वायुमंडल से क्रॉस होकर के हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड तक पहुंचती हैं। अब आप ध्यान करिए, उन तारों की, हर नक्षत्र की ग्रह जो कैरियर का काम करता है, यानी ग्रह जो है उस सेगमेंट के आगे प्लेस दैट होरोस्कोप के अंदर, तो वो तारों की रोशनी को प्रभावित करता है। पहले तो वहाँ से कुछ मिला, उसको आगे चेंज किया, उस चेंज किए हुए को सूर्य ने अपनी वायुमंडल से फिर चेंज किया, वो चेंज होता पृथ्वी के वायुमंडल से फिर चेंज होते हुए हमारे मस्तिष्क में यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड पहुँचता है। अब कितना लंबा सफ़र वो करके आते हैं, ये ध्यान के माध्यम से हम इसकी विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, और इतना सूक्ष्म परिणाम तभी मिल पाता है, समझ में आता है हमें कि ये हुआ वहाँ से था, मिला कुछ था, वहाँ से फूलों की टोकरी मिली थी लाल रंग की, रास्ते में नक्षत्र के जब समय आया तो आगे जो ट्रक चल रहा था, ग्रह चल रहा था, उसके अंदर रखा हमने, तो वो उसने उसका रंग बदल दिया। उसके बाद फिर आगे सूर्य के वायुमंडल में है तो उसका रंग बदल गया, फिर पृथ्वी के पास है फिर रंग बदल गया, और जहाँ पहुंचा हमारे पास तो कुछ बदलाव मिला, भेजा क्या था, मिला क्या था। हम कहते हैं बहुत अच्छा था, हुआ गड़बड़, या गड़बड़ हुई तो अच्छा कैसे हुआ। इसी को ज्योतिष कहते हैं। ये ज्योतिष वास्तव में यही जो बता रहा हूँ मैं ये है, पर जनरली क्या है, इस पर गौर ना करके ग्रहों के पीछे लोग लगे रहते हैं। नक्षत्रों की तरफ ध्यान रखना होता है, थोड़ा गहरे उतरेंगे तब, जितने गहरे उतरेंगे उतना ही हमें और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट पता लगेगा। अब क्या है कि शनि ग्रह ने जितने तारे घेर रखे हैं, अब उसके बाद आगे और डिवीजन किया जा सकता है, यानी एक नक्षत्र की जो डिग्री है 13 डिग्री 40 मिनट, उसका हम 9 हिस्से कर देवें, क्योंकि बड़ा अंक 9 है, सबसे बड़ा अंक 9 है, तो 9 अंक हिस्से और कर देवें, तो जो चीज़ तैयार होएगी उसके एक एक भाग का अवलोकन करें, और इससे भी आगे एक भाग के फिर 9 अंक भाग कर दो, बड़ा सूक्ष्म रिजल्ट पता लग जाएगा। भी ये घटना इस तरीके को इतने बजे घटेगी, ये पता नहीं, यहाँ तक पता लग जाता है। तो ये कैलकुलेशन करने के इतना पेशेंस चाहिए, इतनी समर्थ्य चाहिए, खुद के साथ इतनी इंट्यूशनल पावर चाहिए। तो इसी को ज्योतिष, क्योंकि ये भाषा है देवज्ञों की। ज्योतिष का मतलब है ज्योति प्लस ईश, यानी ईश्वर की ज्योति। अब इसको जो पढ़ने वाला है, जो देखने वाला है, वो देवज्ञ की श्रेणी में होता है। वो एक साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता, इतनी इंट्यूशन पावर को समझे और फिर उसको एक्सप्लेन कर देवे, फिर उसके बाद परिणाम दिखाए। तो इसके लिए साधना लगातार चाहिए होती है, वैसा शरीर बनाना होता है, वैसा वैसा हमें अपने आप को चिंतन में ढालना होता है, ये कंडीशन चीज तैयार होती है। पर तो यहाँ अध्यात्म में आकर के इन चीज़ों से थोड़ा अलग हो जाता है। अध्यात्म में आकर के सब चीज़ छोटी हो जाती है, कारण उन तारों को जो रात को चमकते हैं उनको भी तो कोई लाइट देने वाला है। हमारा फोकस वहाँ भी तो जा सकता है। उसकी चर्चा कर रहे हैं परम पिता परमात्मा की, जो सभी आत्माओं का पिता है, पूरे विश्व की सभी आत्माओं का पिता है, रूहानी पिता। तो अगर हम उसकी लाइट से जुड़ जाए डायरेक्टली, तो ग्रह नक्षत्रों से तो ऊपर चले गए ना हम, उसका रोल खत्म हो गया, हमारे पास रोल कम पड़ेगा, असर कम होगा। तो ध्यान साधना से, आध्यात्मिक जीवन जीने से, वैल्यू बेस्ड लाइफ रहने से हम उस पिता की याद में रहते हुए अपने आप को महसूस करें, तो डायरेक्ट जो तरंगें आ रही हैं हमारी नाभि के ऑक्सीजन के माध्यम से, प्राण शक्ति के रूप में तरंगें वहाँ से आ रही हैं, उनको वैसे सभी को मिल रही हैं, परंतु ऑब्जर्वेशन जो है ध्यान से होती है, तो हमें लगेगा कि हम उस परम सत्ता से जुड़े हुए हैं। ये संसार और ये सारे ग्रह नक्षत्र जो दिखाई देने वाले हैं इन आँखों से, इनका कोई वजूद नहीं है। जो है वो अंतिम में वही है, और वो हमारे शरीर के अंदर मौजूद है। जो मैं बोल रहा हूँ ये वही है, आप सुन रहे हैं वही है, सेम एनर्जी है, कोई फर्क नहीं है। उसी को ही ध्यान साधना में
यूज करना होता है। और सेकेंडली आज फादर्स डे है, इस उपलक्ष्य में मैं बार बार ये लाइन बोलूँगा, हमें इन तारों के पीछे से भी कोई शक्ति का जो परम धाम बोलेंगे या बोलेंगे वहाँ परम शक्ति का सोर्स है, वो सोर्स हमसे जुड़ा हुआ है। अब हमें अपने आप को महसूस करना है, उसने तो महसूस करा रखा है। जैसे वायुमंडल में सारी तरंगें सभी फ़ोन की चल रही हैं, अब जिसके हमने सिम को एक्टिवेट किया हुआ है वो सिम हमारे पास तरंगें भेज रही है। वैसा ही कुछ उस परम सत्ता के साथ का है। तो शनि और जब बृहस्पति जुड़ते हैं तो आप देखिए उनकी जो दोनों में कोई धरातल नहीं है, कोई सॉलिड नहीं है, गैसेस पुंज हैं, घूम रहे हैं गैस के पुंज। और उनके जो पिक्चर में देखते हैं वायु नासा से देखते हैं तो ब्लूइश कलर का जो वायुमंडल है, जो वायु ही एक तरह से वो, क्योंकि हम यहाँ बैठ के ब्लूइश देख पाएंगे ना, रास्ते में कितना कुछ पड़ा हुआ है, तो वहाँ तो कुछ और होगा। वो कल्पना आज तक किसी ने नहीं की, ना कोई कर पाया, तो ना वो पहुँच पाया ना पहुँच सकेगा। वो कल्पना मात्र कोई हम ब्लू मानते हैं, जो कि पिक्चरों में हमें मिलता यही है। तो वो असर हमारे पड़ता है। और इधर जुपिटर का येलोइश कलर होता है तो येलोइश कलर की जितनी वस्तु धरती पर मौजूद है सारी जुपिटर से जोड़ दी जाती है। जैसे हल्दी खास तौर से, केसर जो पवित्रता की श्रेणी में रखा जाता है, और शनि ब्लूइश है तो लोहा है, ऑयल है, या धातुओं में से कई धातुएं और से हैं जो जी, वो सारी उसमें ज़्यादा चली जाती है। परंतु जब हम बात करते हैं कर्म की हॉरोस्कोप से, तो जब आपने लाइन बोली कि बृहस्पति और शनि इकट्ठे होते हैं, तो मेरा अनुभव ये कहता है ऐसा व्यक्ति बहुआयामी होता है, अच्छा चिंतक होता है, क्योंकि ज्ञान के साथ कर्म, कर्म के साथ ज्ञान, यानी जुपिटर रिस्पेक्ट भी बोलते हैं, और इसको ज्ञान सेवक, यानी सेवा भाव के साथ रहते हुए ज्ञान को प्राप्त करते हुए दोनों के एंजॉय करता है लाइफ को। दो शक्तियां जो बहुत पावरफुल हैं एक साथ इकट्ठी हो गई हैं, उसका कॉम्बिनेशन उसके अंदर दिखेगा। समाज को कुछ नया दे के जाएगा। घर परिवार में जहाँ जन्म लेगा वहाँ कुछ विशेष होगा। वो एक दिव्य आत्मा होती है जो इस जन्म में भी कोई सन्यासी का रूप होता है, पिछले जन्म में तो था ही। यानी वो एक ऐसा व्यक्ति, अगर पोजीशन अच्छी हो, कुंडलियों में और अच्छा हो, तो मठाधीश हो सकता है, धर्माचार्य हो सकता है, बहुत बड़ा विद्वान बन सकता है, धर्म के क्षेत्र में जाके बहुत उन्नति कर सकता है। परंतु यहाँ एक बात और आ जाती है, अगर इसके अंदर कोई राहु का या किसी और प्रकार का मेलाफिक इंटेंशन कहीं आ जाए तो फिर तथाकथित साधु बन जाएगा। फिर वो तथाकथित समाज में बथेरे एग्जाम्पल मौजूद हैं वर्तमान में, फिर वो उस कंडीशन में चला जाएगा। यानी सब कुछ मिलने के बाद जो अंतिम कड़ी के रूप में है वो नहीं प्रॉपर कर पाया, उसका परिणाम, अब शनि ग्रह न्याय का देवता है, तो बुढ़ापा अच्छा नहीं बीतता उस बंदे का। ज्ञानवान होगा, बहुत नॉलेज होगा उसकी उसकी बातों में। अब और कोई मैडम क्वेश्चन हो तो। अब आपने लेने और बोली थी मांगलिक की बताता हूँ। मांगलिक का उसी को कहते हैं जो हॉरोस्कोप में पहला भाव जो होता है, फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवंथ हाउस, एट्थ हाउस एंड 12th हाउस, इन 5 घरों में, 5 भावों में मंगल की उपस्थिति डिग्री वाइज। अब इसमें डिग्री वाइज का क्या मतलब है? 8 डिग्री से कम है तो कोई कम असर होगा, और 22 डिग्री से 30 डिग्री बीच में है तो भी असर कम होगा, और तो 9 डिग्री से लेकर के और 21 डिग्री तक का असर है वो सबसे बढ़िया होगा। और उसके बाद बढ़िया नहीं माना जाएगा जब तक कि उसका नक्षत्र कौन सा है, वो किस धरातल पर बैठा हुआ है। अगर नक्षत्र उसको जुपिटर का मिल गया, चंद्रमा का मिल गया, या बृहस्पति ग्रह का मिल गया, बृहस्पति ग्रह शुभ ग्रह बुध ग्रह का मिल गया, तो जिस प्रकार का नक्षत्र मिलेगा, जिस प्रकार राशि मिलेगी, उस प्रकार का उसका असर जीवन में देखने को मिलेगा।
ये बहुत बड़ा विश्लेषण इससे किया जा सकता है, एक ही ग्रह के ऊपर किया जा सकता है, कई घंटे कई महीने बोला जा सकता है, कई किताबें लिखी जा सकती हैं। अनुभव अलग अलग होगा, क्योंकि ज्योतिष विज्ञान को पूरा समझना या पूरे ब्रह्मांड को समझना अभी तक व्यक्ति को पैदा नहीं हुआ है और ना हो पाएगा। ए मैन इज येट टू बॉर्न हु कैन एक्सप्लेन एवरीथिंग इन टाइम, नहीं कर सकता। और थोड़ा थोड़ा यानी पूरे महासागर में से कोई एक चम्मच पानी भर के ले आया, सबके पास इतना पानी हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं है। और इसी के आधार पर बहुत कुछ अध्ययन लग के ज़िंदगी पूरी खप जाती है। तो 37 साल तो मुझे हो गए हैं, तो अभी मैं जानता हूँ कि कुछ जानता ही नहीं, मैं तो ऐसा लगता है कुछ पता ही नहीं है क्या हो रहा है। अभी भी मैं पूरी तरह से सक्षम नहीं हूँ ये कहने का कि मैंने एस्ट्रोलॉजी का मैं बहुत बड़ा ज्ञाता बन गया, नहीं कह सकता, दावा नहीं कर सकता मैं। कारण सब ने बताया कि बुद्धि के अंदर जो मेमोरी फ्लोपी है वो छोटी है, वो इतनी ज़्यादा बातें नहीं समझ पाती। आपकी क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा बहन जी, और कुछ बात जानना चाहे तो। नेक्स्ट सदस्य को आमंत्रित करता हूँ। मोनिता बहन जी के पास क्वेश्चन होते हैं, बोलिए बहन जी। गुड इवनिंग सर, सभी को गुड इवनिंग। नहीं, आज बहुत कुछ नया टॉपिक था तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्वेश्चन। एक ऐसा ख्याल आया कि जैसे कोई व्यक्ति जब बीमार हो जाता है तो वो एक बहुत क्या बोलते हैं, पथ्य है ना, इस प्रकार का भोजन लेता है, बिना ऑयल का, बिना मिर्च का, बिना मसाला का। तो वहां से खिचड़ी खा रहा है वो सपोज, तो वहां पर जैसे पिछली बार जो आपने एक थाली की व्याख्या की थी, राहु केतु शनि सब है उसमें, तो वहां उस समय क्या परिवर्तन हो जाता है भाई जी? जैसे हम सिर्फ खिचड़ी खा रहे हैं पतली सी, है ना, बीमार होते हैं तो, या इच्छा ही नहीं होती है, और जब इंडाइजेशन होता है तब भी ऐसी स्थिति होती है, खाना देखने की भी इच्छा नहीं होती है। उस वक्त ग्रहों का क्या ऐसा प्रभाव होता होगा कि हम भोजन के प्रति बिल्कुल विमुख हो जाते हैं भोजन से? जी भाई। देखिए, बीमारी जिसे बोलते हैं उसका वजूद नहीं है। इसको मैं से बोलूँगा, बीमारी को अगर डिनोट करा जाए, डिफाइन किया जाए, तो शरीर में जमा गंदगी की मात्रा प्राकृतिक सिस्टम के अंदर जब बाधा पैदा हो जाती है कार्य प्रणाली को करने में, तब हमें लक्षण के रूप में दिखाई देती है। बीमारी इटसेल्फ कुछ उसका वजूद नहीं है। इसको बोलेंगे कि खान पान में कुछ गलतियां रह गई, जिसमें लंबी आंत, बार बार कहूँगा लंबी आंत लोगों की खाली नहीं होती, उसमें कचरा पड़ा रहता है। क्यों नहीं होती? एक भोजन करने के बाद दूसरे भोजन करने में कम से कम हेल्दी मनुष्य के लिए 4 घंटे मिनिमम गैप देना जरूरी है, और उम्र के हिसाब में 6 से 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे का गैप देना आपके जीवन को सुदृढ़, मजबूत और पावरफुल स्थिति में रखने के बराबर है। इतनी सी बात अगर समझ में आ गई कि एक बार खाना खा लिया, मुंह जूठा कर लिया, अब पानी तो पीते रहिए भले आप, कोई दिक्कत नहीं है, उल्टा अच्छी बात है, परंतु सॉलिड कुछ नहीं लेना। पर चूंकि हमें बचपन में आदत ये सिखाई जाती है, खाओ, खूब खाओ, खूब खाओ, खाओ, सेहत बनाओ। क्योंकि खाना खाया किसके लिए जाता है? शरीर के लिए। आत्मा का तो भोजन है ही नहीं ना ये, और मन की खुराक भी नहीं है ये। मन डेवलप ही तभी होता है। आज के लेख को मैंने जो लेख डाला सुबह मन के बारे में, उसको थोड़ा पढ़ा होगा तो गौर करिए, सारी चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए। मन है क्या? वही तो है जो मैंने मान्यता बना रखी है, धर्म से बचपन से सीखा हुआ है, सिखाया गया हमें, समाज ने, माता पिता ने, घर से, बाहर से, पढ़ाई की गई संसार से। वो जो सारा पुरंदा इकट्ठा हुआ है ना, वही तो मन है। विचार उसी से संबंधित जुड़े होते हैं। आप इमेजिन करिए, जो कुछ भी आप जानते हैं भाषाई रूप के अंदर जो एक्सप्लेन कर सकते हैं या ज्ञान के रूप में, अगर सारे को डिलीट कर दिया जाए, फॉर्मेट कर दिया जाए और फ्लॉपी को बिल्कुल क्लीन कर लिया जाए तो क्या आप सोचते हैं कि कुछ नेगेटिविटी दिमाग विचार आएगा? विचारों का जन्म का मतलब ये हुआ कि नेगेटिविटी है। परंतु नेगेटिविटी को मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अधिकांशतः आजकल ये पर्याय बन गया है। विचार तो पॉजिटिव भी आ सकते हैं ना,
एक सेब पेड़ से क्यों गिरा, या भाप का जो ढक्कन से क्या कनेक्शन, ढक्कन कैसे ऊपर उठा, ये भी तो विचार है। पृथ्वी कैसे घूम रही है, विचार है ना ये विचार पॉजिटिव विचार है। यानी एलिवेटेड थॉट्स इसके बाद आते हैं, ये पॉजिटिव है। और जो नेगेटिव क्या है, उसने क्या किया और उसने क्या किया, जो अक्सर देखते हैं अपने। तो मान्यताओं के आधार पर जो विचार डेवलप होते हैं वो उससे संबंधित होते हैं। और जो भोजन की बात कह रहे हैं आप, अब खिचड़ी वगैरह जो खाते हैं जिसमें नमक नहीं होता, नमक बहुत कम होगा, चीनी कम होएगी, तेल की मात्रा बहुत कम होएगी, यानी कि राहु ग्रह हटा दिया, शनि ग्रह को हटा दिया आपने। हल्दी होएगी उसके अंदर, बृहस्पति को ऐड कर दिया, मसाले हैं थोड़े बहुत वो अच्छे के लिए हैं, ऐड कर दिए। अब इसको जब जाएगा शरीर में, तो अगर ये खाने की इच्छा नहीं होती, इसके पीछे अगर थोड़ा सा और गहरी करें तो उसको देखते हैं कि खून जो है हमारा, ब्लड, मंगल ग्रह, इसमें जो प्लेटलेट्स होती हैं रेड और वाइट, मंगल ग्रह ट्रांजिट के अंदर उस हॉरोस्कोप पे पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष के कहीं ना कहीं नेगेटिव इफेक्ट में चला गया, तब उसको भूख कम लगेगी, जिज्ञासा नहीं होगी, पेट की जो अग्नि है, जठराग्नि, वो कमजोर हो जाएगी। या सूर्य ग्रह भी ऐसा है तो भी ऐसा होगा, क्योंकि दोनों अग्नि के कारक हैं। ऐसी स्थिति में अग्नि को डेवलप करने के लिए मसाले यूज करते हैं। पर आप देखिए, जो बचपन में आदत थी आहार की, 5-6 साल की अवस्था में धीरे धीरे बढ़ाते हुए बढ़ाते 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 कहीं ब्रेक लगती नहीं है ना। 25 साल तक तो ठीक है, खूब खाओ आप, शरीर बनता है, उसके बाद तो शरीर बनना बंद हो जाता है, फिर तो फैलता है, बनता तो नहीं है शरीर, फैलता है, उसको बोलते हैं हेल्थ होगी बहुत सारी। हैरानी की बात यह भी, आप का वजन 60 किलो होना चाहिए, तो अगर वजन 80-90 किलो या 2 क्विंटल 1.5 क्विंटल लेके घूमेंगे तो क्या आप हेल्दी माने जाएंगे? आप एक्स्ट्रा बैक्टीरिया को ढो रहे हैं, यानी वजन को उठाने का प्रयास आप कर रहे हैं, हड्डियां आपकी उतनी बनी नहीं बनी, वजन आप उठा रहे हैं, शरीर के मांस को बढ़ा दिया आपने। ये जागृति का प्रश्न है, बहुत कीमती प्रश्न है आपने जो किया है। जागृति इतनी सी आ जाए तो, एक बात मैं और कहता हूं बीच में, काफी शोध करने के बाद मैंने बता रहा हूं, अगर सभी व्यक्ति सुबह 2 गिलास गर्म पानी पी लें, गर्म पानी मीन्स चाय जितना गर्म नहीं, थोड़ा कम, 40-50 डिग्री गर्म जितना हो, और रात को सोने से पहले 1 गिलास फिर गर्म पानी पी के सो जाए, और सिप सिप करके पिए, जैसे चाय की तरह पी रहे हैं। और पानी प्लेन ना हो, पानी में कुछ जीरा, सौंफ या हल्दी या तुलसी का या कुछ ऐसा, इलायची का छोटा सा कण डला हुआ हो, यानी उस पानी की शुद्धता को बढ़ा देवे। पानी साधारण नहीं रह गया, अब 1 बूंद तुलसी डाल देंगे, पानी नहीं रह गया, वो अमृत बन गया। इलायची डालेंगे, अमृत बन गया। हल्दी डालेंगे, अमृत बन गया। केसर डालेंगे, अमृत बन गया। वो पानी आप पिए, 2 गिलास सुबह, 1 गिलास रात को, कम से कम गर्म पानी, जैसे मैंने बताया। और दिन के अंदर 8 से 10 गिलास पानी पी लें, भोजन के आधे पौने घंटे के बाद या आधे घंटे पहले। आप लिख लीजिए, पूरे विश्व की 80% से ज़्यादा डिस्पेंसरियां, हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे। मेरी इस बात से सहमत हो ना हो, मैं दावे से कह सकता हूं ऐसा हो सकता है। क्यों? इसका मैं वैज्ञानिक तथ्य बताता हूं। आपने रात को खाने पीने के बाद में आखिर दूध पी लिया, उसके बाद में आपने सोने के लिए चले गए, तो सोने से जस्ट पहले आपने पानी पी लिया, दांत साफ करते होंगे ऑफ कोर्स। अब देखिए, साफ दांत किए हैं या नहीं किए अलग बात है। आपने गर्म पानी पिया तो दांतों में, चेहरे पे, मुख के अंदर, होठों के पास या अंदर हमारे ग्लैंड्स में, ये यहाँ पे पूरी आहार नली में, जहाँ कहीं भी कुछ भी इन्फेक्शन या बैक्टीरिया किसी रूप के अंदर भी था, उस गर्म पानी से वो स्टराइज हो गया, यानी वो खत्म हो गया, डाइल्यूट हो गया। ये साइंटिफिक बात है। अब ऐसा हो गया तो आपको जुकाम, खांसी या घटना ऐसी कैसे घटेगी? आपने तो उसको स्टराइज कर दिया, गर्म पानी पेट में पड़ा रहा 2-4 घंटे बाद, तो बॉडी के टेम्परेचर तक तो वो गर्म रहा, उसके बाद धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा। तब तक काफ़ी बैक्टीरिया जो गलत था वो सारा साफ हो जाएगा। अब आप सुबह उठे, उठते फिर 2 गिलास पी लिए पानी,
तो जो रात भर में कुछ कमी रह गई थी उन 2 गिलासों ने पूरी कर दी। तो आपका शरीर एसिडिक से अल्कलाइन बनना शुरू हो गया। जब एसिडिक से अल्कलाइन बनना शुरू हो गया, जिसमें 8-10 गिलास पानी पी लिए दिन में, तो आपने अपने पानी के लेवल जो 72% बॉडी का लेवल है उसको मेंटेन कर लिया आपने। कहाँ बीमार होएंगे? आप कुछ भी खाते पीते रहिए। मैरिज पार्टी में जाते हैं, लास्ट में आइसक्रीम खाते हैं, यानी जठरा के ठंडा कर देते हैं, फिर आगे कुल्ला करके दाल साफ करके सो जाते हैं। मैं कहता हूँ उस वक्त तो ज़्यादा गर्म पानी पीना चाहिए, उबला हुआ पानी ना, एक एक घूंट भर के पीना चाहिए, 1 गिलास। जब भी कभी मैरिज में जाओ, किसी शादियों में जाओ, पार्टी में करो, रात को जाओ, लेट खाना खा लो बाय द वे, तब ऐसी स्थिति में 1 गिलास उबला हुआ पानी थोड़े रख के धीरे धीरे के सिप करके पीजिए, चाय पीते हैं आप। फिर आप देखिए नेक्स्ट डे क्या होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे आप। अन्यथा रात का जो क्रियाकलाप किया गया है वो सारा का सारा आपके लिए नेगेटिव पार्ट पला करेगा, और लगातार ऐसा करते हैं तो बीमारियां वहां से पैदा होती हैं। ये कैंसर क्या चीज़ है, शुगर क्या चीज़ है, ये सारे उसी के तो परिणाम है। ये पेट की जो डाइजेस्ट सिस्टम है उसको आपने कंफ्यूज कर दिया। आपने सुबह खाना खाया, 10 बजे नाश्ता किया जो भी, और 11 बजे फिर कप चाय पी ली, फिर 12 बजे कुछ खा लिया, फिर 2 बजे फिर कुछ खा लिया, खाना खा लिया, फिर टाइम खाने का हो गया, अब खाना खा लो, फिर शाम बिस्कुट खा लिए, चाय पी ली, फिर कुछ जूस पी लिया, फिर कुछ खा लिया। ऐसे तो ज़िंदगी बीतती है आपकी। रात को ये खाना तो मैंने खाया नहीं, चलो थोड़ा सा खा लेते हैं। आप कुछ भी खाए, आपका शरीर देखो इतना ही होता है, जो हाथ की थैली है ना, आप गुरुद्वारे में कभी जाएंगे तो दोनों हाथ रखने पर तब खाना मिलता है, तो ऐसे हाथ फैलाते हैं ना अपने, ऐसे करके, बस इतना सा हमारा आमाशय है, इतना भोजन, इसमें 2-3 चपातियाँ, 4 चपातियाँ मान लो, थोड़ी सब्जी, बस इतना ही सा भोजन इतना आता है, इतना ही भोजन चाहिए होता है। इतने भोजन को हम जब ले सकते हैं तो ज़्यादा खाने की जरूरत क्या है? अब लेते क्या हो तो खाने के बाद तो फिर इसका दूसरा तरीका भी है, डकार आते हैं। डकार से पता लग जाता है हमारे को कि हमारा आमाशय खाली हुआ कि नहीं हुआ। उसने अपना काम कर देना है, पानी पियोगे डकार आएगा नहीं, कि अंदर वायु नहीं रहने देगा। 5 तरह की वायु होती है हमारे शरीर में, वो वायु डिस्टर्ब हो जाती है। जब वायु डिस्टर्ब हो जाती है तो शरीर की नलियों में अपना रोल अदा करती है, दर्द वहीं से शुरू होती है। तो मेरा मानना ये है बहन जी कि आप सूर्यास्त होने से पहले जितना खाना खा लीजिए परिसीमा के साथ। सूर्यास्त होने के बाद में 40 साल की उम्र के बाद के जितने भी लोग हैं उनको रात का खाना सोच समझ के खाना चाहिए, कम खाना चाहिए, गर्म पानी पीना चाहिए, और लाइट रहना चाहिए। रात को ठंडी चीज़ कुछ नहीं लेनी चाहिए, और आइसक्रीम खाना खाने के बाद तो कतई नहीं लेनी चाहिए, चाहे दिन हो चाहे रात हो। और कोई बात पूछना चाहेगा? सूर्य जी नमस्कार। भाई जी, इसका मतलब ये हुआ कि सारा कुछ ना बीमारी जो है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन पर डिपेंड कर रही है। मतलब हाँ अपने जी, को लार्ज इंटेस्टाइन क्लीन रखना चाहिए, हाँ, है ना? हाँ जी, इसको क्लीन रखने के लिए क्या सिर्फ ये जो वाटर हम ले रहे हैं ये सफिशिएंट है सफिशेंट है। आपके लार्ज इंटेस्टाइन को हाँ, क्लीन क्लीन रखने के लिए? सफिशेंट है, नहीं तो स्टिमुलेट ले लेते हैं, कई बार त्रिफला का सेवन कर सकते हैं आप। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, लेते त्रिफला हैं। जी, नुकसान नहीं करता कभी भी। संसार जी, की 3 महत्वपूर्ण, बहुत कीमती, जीवन दायिनी जो जड़ी बूटी है उनका मिश्रण है वो। जी, जी। तो शरीर में एक्स्ट्रा में नमक चला गया, तेल चला गया, चीनी चली गई, उसको न्यूट्रलाइज करने का प्रयास करता है। जी। अभय जी, जो मन की बात आप कर रहे थे, तो मेरे सडन ऐसा एक ऐसे क्लिक किया कि अगर मन को हटा दें हम अपने लाइफ से, तो फिर सब खत्म हो जाता है ना, प्रॉब्लम्स खत्म हो जाते हैं ना? मन का जब मतलब ये है सोचा कि जाए अभी संसार में है। मन मन से का कुछ मतलब है, जी, मन का मतलब है आप संसार में हैं, और अमन का मतलब अब आप संसार में नहीं हैं, किसी न्यूट्रल पोजीशन के अंदर हैं। जी, जी। सुमन का मतलब आप अच्छा अब, मन। हाँ, आप जो है न्यूट्रल से ऊपर उठ रहे हैं, पर तो विचार नहीं होंगे वहाँ पे। बहुत धीमी गति से हल्के-हल्के दिव्य थॉट्स संगीत को चलेंगे। जब दिव्य संगीत को जब सुनने लग जाएँगे तो विचार वैसे नहीं आएँगे। मैं एक और बता देता हूँ आपको। दिव्य संगीत यानी नाद जब सुनने लग जाएँगे, विचार नहीं आएँगे। ये परिणाम है कि हम सुमन बन गए, मन को सुमन बन गया, यानी मन विलीन हो गया।
उतने क्षण, जितने क्षण तक आप सुनते रहेंगे। तो डिस्टर्ब हो गए, चेंज कर गए, तो फिर वही बात रह जाएगी। पर आप शरीर को पहले साथ दिए। जब शरीर खराब हो जाता है तब याद आती है कि हमें ध्यान करना चाहिए। तो परमात्मा की तरफ से तो ये होता है भी आप इसको कुछ ऐसी अवस्था में 25 से 30 साल की अवस्था के बाद मैक्सिमम शुरू करें, तो आदमी आराम से 60, 65, 70, 80 साल जब भी जिएगा तो ये प्रैक्टिस बन जाएगी, उसका स्वभाव बन जाएगा। जब स्वभाव बन जाएगा बार बार के रिपीटेशन से, तो आप देखिए जीवन कितना आनंदित होता है, जिसे महसूस मैं खुद कर रहा हूँ कि किस प्रकार के लोग दुखी परेशान हैं। अब हमें उसके अंदर बड़ी अलग से अच्छी फीलिंग होती है और वो बड़े परेशान रहते हैं। मैं हैरान होता हूँ ऐसा क्या हो गया, क्योंकि उन्होंने अपने आप को अपने वर्कआउट नहीं किया, सारी नज़रें बाहर रखी, दूसरों को देखा, पर चिंतन में रहे, अपने बारे चिंतन कभी किया ही नहीं। अभी भी कोई कुछ बिगड़ा नहीं है, जब भी हमें लगे सब चिंतन में रहना चाहिए। संसार की रीति रिवाज, आडंबर, मान्यताएं, धारणाएं, थोपा हुआ नॉलेज, एक्वायर्ड किया गया ज्ञान, सारा का सारा रद्दी की टोकरी में डालने लायक है। इन सब को हावी नहीं होने देना होता, प्लेन, बिल्कुल प्लेन और बिल्कुल निश्चिंत। भूल जाओ, सारा कुछ भूलने का प्रयास करो, वापस लौटा दो, दे दो, और फिर आप देखिए सारा अपनी जगह पर फिट बैठेगा, कहीं रुकेगा नहीं। आपको अपना काम करना है। जब आपका रोल अदा करने की बारी आएगी दिन में, तब आप अपना रोल अदा करेंगे तो कितना शालीनता से कर पाएंगे, क्योंकि फालतू का टेंशन नहीं है ना, जिसको टेंशन बोलते हैं कहाँ है, थोड़ी देर के लिए होगा, बाद में ठीक हो जाएगा। मन को विलीन अवस्था वही बोली जाएगी जब तक संसार में रहेंगे ना। अब रवि भाई साहब का एक प्रश्न था, परिस्थितियों पे हमारे पे हावी हो जाती है तो हम उसके बारे में कैसे करें। उसका जवाब आपके इस प्रश्न से लिंक करते बताना चाहूँगा। परिस्थितियों का अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो परिस्थिति है, यानी ऐसी स्थिति जो बियॉन्ड कंट्रोल, दूसरे के द्वारा क्रिएट की गई है या दूसरे द्वारा बनाई गई है, जिसमें मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं है। परिस्थिति हमारे कंट्रोल में नहीं है, बियॉन्ड कंट्रोल है, परंतु मन की स्थिति वो मेरे कंट्रोल में है। मेरे मन की स्थिति मेरे कंट्रोल में है, परिस्थिति कंट्रोल में नहीं है। मैं किसी को नहीं बदल सकता, मुझे किसी से कुछ एक्सपेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, या मैं कुछ कहूँ और वो ना करे तो मैं दुखी हो जाऊँ, तो परिस्थितिवश मैं दुखी हुआ, या मौसम बदल गया इसलिए मेरे शरीर पर असर पड़ गया, मैं दुखी हो गया। अगर इसको स्वीकार कर लिया जाए कि मेरा अलग हूँ, वो अलग है, तो अपनी इस मन की स्थिति को आप स्वीकार भाव में रखते हुए सुदृढ़ता की तरफ ले जाएं, तो परिस्थिति आपको छोटी दिखेगी, टेम्परेरी दिखेगी। कोई परिस्थिति इतनी लंबी नहीं होती। मैं बहुत पहले भी कह चुका हूँ, 2.25 दिन का समय होता है मैक्सिमम। चंद्रमा राशि बदल लेता है तो बदल जाएगी, 2.25 दिन मैक्सिमम में बदल जाएगी। हाँ, सोल्यूशन निकल जाएगा या कुछ हमें उसके बारे में पता लग जाएगा अगर हमने स्वीकार कर लिया। तो अगर उसके एस्केप कर लेंगे, भागना चाहेंगे हम, तो वो फिर कई गुना और लंबी हो जाएगी। इन जनरल बात कर रहा हूँ। अधिकांशतः कोई परिस्थिति इतनी बड़ी नहीं होती कि आदमी के मन की स्थिति खराब हो जाए। क्षणिक तौर पे परिणाम किसी का आता है, बच्चा पास नहीं हुआ, कोई कार्य किया सफल नहीं हुए, खुद का कुछ फाइनेंशियली लॉस हो गया, किसी ने अपमान कर दिया, क्षणिक तौर पे ऐसा मानना चाहिए। उसको पता नहीं था, उसके पास शब्द नहीं है इतने जिससे वो अपनी संवेदनाओं को एक्सप्लेन कर सके। वो बहुत बेचारा है, शब्दों का बहुत उसके पास अभाव है, शब्दकोश बहुत छोटे हैं उसके पास। उसने अब कुछ कह दिया ऐसा तो कसूर उसका नहीं है, उसके पास शब्द इतने छोटे थे, थोड़े थे, जो अपनी बात को एक्सप्लेन नहीं कर सका, तो कुछ गुस्से में कह गया है। तो हमें उसके इस गुस्से का जवाब गुस्से में न दे करके ये बेचारा शब्द लागू होता है, भी वो बेचारा है, कोई बात नहीं, उसके पास एक्सप्लेन करने का ढंग यही है, इसी ढंग से वो बात करेगा और रास्ता उसके पास कोई है नहीं।
जानता भी नहीं है, तो उसके हिसाब से वो ठीक है, हमें इसको ऐसे स्वीकार करना होता है। तो परिस्थितियाँ हमारे बस में नहीं है, पर मन की स्थिति हमारे बस में है। हम अपने मन को इतना सुदृढ़ बना लें, मजबूत सुमन कर लें, ताकि मन का जो पॉजिटिव हिस्सा है वो हमें हमेशा याद रहे। नेगेटिव हिस्सा संसार का है, उस पर ज़्यादा गौर ना करें, या क्षणिक तौर पे करें, तो अपने जो चेहरे की जो स्माइल है वो डिस्टर्ब ना हो, वो बनी रहे हर हाल में। तो परिस्थितियाँ हावी नहीं होंगी। गाना भी तो है ना कि मुसीबतें जितनी भी हैं, तकलीफ़ें, कठिनाइयाँ हैं, वो मेरे से तो बड़ी हो नहीं सकती। ज़्यादा क्या होगा? जब तक हमारे पास वर्ल्डली कंफर्ट्स मौजूद हैं, हम अमीर हैं। जब तक में परमात्मा की शक्ति का ज्ञान है, खुद का स्वयं का नॉलेज है, ज्ञान है, महसूस करते हैं, हम अमीरों की श्रेणी के लोग हैं। कहाँ उलझते फिरें? क्या फ़र्क पड़ेगा उससे? ये भावना स्वयं के समय को मोटिवेट करने के लिए ज़रूरी है। मोटिवेशन दूसरों को करने से पहले खुद को तो करें, और अपनी आँखें थोड़ी कम खोल लें। आँखें बहुत बड़ी खोल लेते हैं, पूरी आँखें खोल के हम देखते हैं दुनिया को, तो आँखें खराब ही होंगी फिर क्या होगा तो। और कानों को भी जो है कम सुनने की आदत होनी चाहिए। आस-पास क्या हो रहा है, कोई बुराई कर रहा है, कोई छोटी-मोटी बातें कर रहा है, हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, करे ऐसे मानना ठीक हो गया बस, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा इसमें क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, निंदा सुनने से या इस प्रकार की बातें सुनने में जो रस पैदा होता है वो रस से ना लेवे, बचे रहे, तो हमारा पाचन भी ठीक रहेगा। एक बहन जी मैं यहाँ और बात करता हूँ, लंबी याद में कचरा क्यों होता है, क्यों रुकी रहती है, और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। भोजन करते वक्त हम भोजन के पास होते नहीं। अगर हम होशपूर्वक भोजन करें, देख के भोजन करें, हमारी सारी इंद्रियां उसे मजा लेवे, सूंघने का मजा, देखने का मजा, खाने की आवाज का मजा, कोर को तोड़ते वक्त उसका मजा, इन सब मज़ों को हम इकट्ठा कर लें, पूरे होश में खाना खाएं, चबा के खाएं, तो हमारे जो 32 दांतों की चबाने के जो रस पैदा होता है, वो सारा पाचन के लिए माध्यम होता है, तो लंबी याद में कचरा नहीं रहेगा। जब मुझे एहसास हुआ ना इस बात का, तो मैं आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि ऐसा करने से ऐसा होता है। तो गलती हमारे क्या, खाने के लिए समय नहीं देता कोई, फटाफट जल्दी से खाए और भाग गए। बड़े ध्यान से खाइए, 10-15 मिनट 20 मिनट लीजिए, आराम से खाइए। इसके लिए तो सारी ज़िंदगी चल रही है, इसी पे तो सारा शरीर टिका हुआ है। यही तो एनर्जी का सोर्स है आपके शरीर का। पर ढंग से खाइए धीरे-धीरे, और फिर 4 घंटे 6 घंटे तक गैप रखिए। बर्दाश्त कर सके तो लंबा और चलिए, आपकी उम्र लंबी हो जाएगी, बीमार नहीं होएंगे, बीमार रहित उम्र चलेगी। बीमार होना कोई मैंडेटरी थोड़ी है, बीमार होना, आदमी अंतिम क्षण तक स्वस्थ होता रहता है। अब ज़्यादा शरीर के जितने अवयव हैं उसकी उम्र है, इधर श्वासों की संख्या फिक्स है, वो कम हो जाएगी, इधर अवयव कम हो जाएंगे, तो बस चला जाएगा बंदा अपने तो मर्जी से जा रहा है ना, टाटा बाबा करके जा रहा है। ये थोड़ी उसको पहले हॉस्पिटल ले जाओ, दवाई दे रहा है, फिर बाद में शमशान घाट ले जाओ, तो क्या जरूरत है, डायरेक्ट अपने घर से अपनी मर्जी से जाए ना। अपना लक्ष्य तो निर्धारित करो, कैसे करना है मेरे को, जीवन जीना कैसे है, दवाइयाँ खा के जीना है या बिना दवाई के जीना है। हाँ, चलो लंबी बात होगी, और कोई बात करना चाहे बहन जी? 9 बज गए हैं, वाइंड अप करें नीट मीटिंग को। थैंक यू सर। अंतिम वो दिन जानना चाहूंगी। मैं खुशी खुशी बता देंगे, थैंक यू, बता देंगे, बता देंगे। थैंक यू। थैंक यू। रवि भाई साहब जी को जवाब मिल गया क्या? रवि भाई साहब हैं या नहीं है? चले गए, छोड़ गए। भाई साहब लेफ्ट हो गए थे, रवि भाई लेफ्ट हो गए थे। महावीर भाई साहब बोल रहे थे। मैं एक दो चीजें शेयर करना चाह रहा था। जैसे आपने काफी अच्छी बातें बताई, हालांकि आज मैं लेट ज्वाइन किया था, लेकिन हम अपने शरीर को अगर सुने ना, शरीर कहता है कि भाई अब ये चीज खाओ या ये मत खाओ, है ना, हम उसकी नहीं सुनते, दिक्कतें तब होती हैं। सही कह रहे हो। एक तो अपने शरीर की तरफ ध्यान दें, हम सुने क्या कह रहा है शरीर,
है ना। कभी खट्टे का मन करता है, कभी नींबू का मन करता है, कभी नमकीन का करता है, कभी मीठा करता है। तो थोड़ा शरीर की तरफ हम ध्यान दें तो मालूम पड़ जाएगा कि हमारे शरीर को क्या चाहिए। दूसरे, हमारे फूफा जी हैं, 95 साल के हैं, और उनके उनसे भी बड़े भाई साहब वो 105 साल के हैं, है ना। तो वो 95 वाले तब स्कूटर भी चलाते हैं, और कार तो खैर अभी उन्होंने छोड़ दी। शादियों में जाते हैं, वो सब चीजें खाते हैं, लेकिन वो एक ही चीज कहते हैं कि भाई हम अपना जो खाने का ओल्ड सिस्टम है ना, उसमें यकीन रखें। एक तो 2 टाइम खाने का, सुबह शाम, तो जो आपने कहा गैप अपने आप ही हो जाएगा। जब ये सही 3 टाइम है ना, लंच ब्रेकफास्ट डिनर, इसमें सिस्टम बिगड़ता है। ओल्ड सिस्टम, हमारा इंडियन सिस्टम तो यही कहता है 2 टाइम खाओ आप, सुबह और शाम। बीच में आप दूध ले लो, फ्रूट ले लो, चाय ले लो, वो ठीक है, पानी ले लो। और दूसरे जो राजस्थानी कल्चर भी है कि भाई शुरुआत मीठे से करनी चाहिए, तो कभी भी ओवर ईटिंग नहीं होगी। आइसक्रीम पहले खा लो ना, पहले से हाँ। मीठे की स्टॉल पे जाओ, और उससे फिर आपके मीठे से तृप्ति हो जाएगी, तो आप है ना ओवर ईटिंग कभी नहीं होगी। अगर सही है। दाल रोटी चावल से पेट भर लिया, मीठा तो फिर खाया ही जाता है, वो एक्स्ट्रा में चला जाता है, हमेशा ओवर ईटिंग होगी। तो आप पहले मीठे शुरू करोगे तो कभी भी ओवर ईटिंग नहीं होगी, और कभी भी आपको ये एसिडिटी वाली प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। पहले मीठा खाने से डाइजेस्टिव बर्ड्स एक्टिवेट हो जाते हैं, तो खाना आराम से हजम भी हो जाता है। ये तो कुछ मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर की, बाकी तो आपने जो ज्ञान की बातें बताई वो तो नहीं उत्तम। जी, थैंक यू महावीर भाई, थैंक यू। आपने बहुत अच्छी बात बताई। अक्सर आप देखें, थोड़ा होशपूर्वक खाना खाते हैं जब, तो बैठते तो अपने को लगता है आज नमक की ज़्यादा आवश्यकता है, या आज लगता है कुछ मीठा होना चाहिए, या आज लगता है थोड़ा स्पाइसी होना चाहिए, या कुछ देसी घी का इस्तेमाल होना चाहिए। ये अंदर की फीलिंग होती है ना, कई बार जो भाई साहब ने बताया उसी का परिणाम है ये, कि अपने शरीर की सुनिए। जैसे आपने एक दिन फास्ट रखा, नमक नहीं खाया, तो नेक्स्ट डे जब आप नमक ज़्यादा खाने की इच्छा करेगी, तो कोई दिक्कत नहीं, खाइए ना आप, पर तो वो नहीं किया। तो कुल मिला के होश को खाना खाया जाए, मन को सुना जाए, और देखा देखी खाना ना खाया जाए। वो खा रहा है मैं भी खा लूँ, या घर से निकलते हैं देखने के लिए, किसी शादी के सम्मेलन में जाते हैं कहीं, तो सोच के जाए मुझे खाना क्या है, जबकि होता क्या है वहां जाके देखते बना हुआ क्या है, उसके हिसाब से खाते हैं। मेरा मानना यह है कि हम सोच के जाएं खाना क्या है, तो घर से तय करके जाएं, बल्कि घर से खा के जाएं। वहां पे नाम मात्र का थोड़ा बहुत उनका एक स्नेह को प्रदर्शित करने का तरीका है अलग, जरूरी नहीं है खाना, वो कोई खाने के लिए नहीं बुलाते हैं। वो तो कहते हैं आशीर्वाद दो आकर के हमारे बच्चों को। हम अपना खाने का सोच लेते हैं, खाना वहाँ खाएंगे जाके, तो खाना क्या खाएंगे, वहाँ बहुत कुछ खाएंगे। एक तरफ चलेंगे, दूसरी तरफ चलेंगे, घूम के आएंगे। तो बीमार वाला है तो काम पहले कर देना, बार बार करेंगे तो गड़बड़ होगी। एनीवे, सब समझदार लोग हैं, और आज वार्तालाप बड़ी सार्थक रही। वंस अगेन, उस परम पिता परमात्मा जो हमारे रूहानी पिता है, जो हमारी आत्मा का पिता है, जो हम खुद ही हैं, उस वंश के हैं, जो सबके अंदर मौजूद है। इस पूरी सृष्टि में उसके कई रूप हैं। उस निराकार और साकार रूप के अंदर जो भी आप समझें, का धन्यवाद देते हुए आप सभी का तहे दिल से बार बार शुक्रिया। और आज के संकल्प में फादर्स डे लौकिक पिता और परम पिता परमात्मा वो अलौकिक पिता के रूप में हमेशा याद रखें। शुभकामनाएं। ओम शांति।